अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद के मिजाज गिरामी बखैर होगा। कहानी कनीज़ की 31वीं किस्त हाजिर है। गुजरते हुए तकलीफदा औकात के साथ फर्श पर आंखें बंद किए खामोश लेटे वकील अख्तर हुसैन की समात से अजान फजर की आवाज़ टकराई तो उन्होंने एक लंबी अंगड़ाई ली और उठकर बाहर दरवाजे पर लगे ट्यूबवेल पर जाकर गुस्ल किया और बावजू होकर मस्जिद चले गए। जब वापस आए तो उनकी पोती आलिया परवीन उनकी मुंतज़िर थी, क्योंकि फजर की नमाज से फारिग होकर वो जो ही आते आलिया उनकी आदत के मुताबिक लेमू वाली चाय लेकर आ जाती थी। लोगों के बारहा मना करने के बावजूद सुबह की चाय दादाजी के लिए वही बना कर लाती थी, क्योंकि उसे चूल्हे चक्की के नज़दीक नहीं जाने दिया जाता था और ये मुआलिजीन की हिदायत थी। न जाने कब किस वक्त उसे मर्ज का दौरा पड़ जाए, फिर भी वो एहतियात के साथ स्टोव पर दादा दादी के लिए चाय बनाने से गुरेज नहीं करती थी। बहरहाल अख्तर हुसैन जो ही अपने कमरे में दाखिल हुए, आलिया चाय लेकर आई और दादा जान को सलाम करते हुए उनके सामने टेबल पर चाय का कप रखकर बगौर उनके चेहरे का जायज़ा लिया। रात भर जागते रहने के सबब उनकी आंखें खुमार आलूद थी। आलिया सोफ़ा पर उनके पहलू में बैठती हुई तजब्ज़ु आमेज लहजे में बोली, दादा जान, आपके चेहरे पर कसलमंदी की कैफियत क्यों है? मुझे गुमान होता है आप इत्मीनान बख्श नींद नहीं सो सके हैं। उन्होंने फ़ौरन कहा, हाँ बेटी। चंद मुकदमात के ताने बाने से जहन इस तरह उलझा रहा कि ठीक से सो नहीं सका और अभी इस वक्त मुझे एक क्लाइंट के पास भी जाना है। आलिया बोली, नाश्ता नहीं करेंगे क्या? नहीं, देर हो जाएगी। जहाँ जाऊँगा नाश्ता वहीं मिल जाएगा। उनके अल्फाज के साथ ही एक लम्हा के लिए खामोशी रही। फिर आलिया ने पूछा, दादा जान, एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। छोटे सरकार महीनों से नहीं आए। वो मुझसे कुछ कहकर गए थे, मगर वो बात मेरे जहन से बिल्कुल ही निकल गई थी, जो रात अचानक याद आ गई। उस वक्त से काफ़ी बेचैन हूँ, क्योंकि मैंने खुद अपने लिए शिकायत की राह हमवार कर ली है और वो मेरी जानिब से बुलावे के मुंतज़िर होंगे। अख्तर हुसैन पोती की बातें सुनकर हैरत से उसे देखते हुए पूछा, क्या कुछ कहा था छोटे सरकार ने? जवाबन आलिया शर्माते हुए बोली, आपको मालूम ही है कि वो मेरे लिए कई जोड़े कीमती मलबूसात लाए थे, उसमें 2 साड़ी सूट भी था। मैंने जब पूछा कि आप मुझे साड़ी पहनाएंगे, तो उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया था कि हाँ, बस देखूंगा तुम साड़ी ब्लाउज में कैसी लगती हो। मगर हाँ, इन दिनों हम लोग बेहद मसरूफ़ हैं, लिहाजा जिस दिन तुम्हें साड़ी जेब तन करना हो, दादा जान की मार्फत मुझे ख़बर कर देना। मैं कोर्ट से सीधा तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अपने अल्फाज के साथ आलिया ने धीरे से हंसकर दादाजी के बाजू पर अपना सर टिका दिया था, मगर उसे क्या पता था कि छोटे सरकार के लिए उसके दिल में पल रही मोहब्बत और इसकी कही हुई ये बातें दादा जान के दिल को कैसी ज़र्ब लगाई थी। उनकी आंखें बरस पड़ती अगर वो ज़बरदस्ती जब्त नहीं करते। फिर भी उनका गला भर आया, लिहाजा वो खनखारते हुए बोले, वो विलायत से वापस आ जाएं तो मैं फ़ौरन उन्हें पकड़कर आपके सामने हाजिर कर दूंगा। आलिया का मुंह हैरत से खुला रह गया। उसने फिक्रमंद लहजे में कहा, वो कब और क्यों गए हैं दादा जान? वो अपना एक बाजू दादा जान के कंधे पर फैलाकर अपना चेहरा उनके बिल्कुल करीब करके बगौर उनके चेहरे का जायज़ा लेने लगी थी। दादा जान उसकी जुल्फ़ों पर हथेली फेरते हुए बोले, वो अपने तालीमी दौर में वहाँ के किसी इदारे का मेंबरशिप हासिल किए थे, जिसकी फ़िलहाल कोई ख़ास मीटिंग चल रही है। अर्जेंट बुलावा आया था, लिहाजा कल ही शाम की ट्रेन से कलकत्ता के लिए निकले हैं। गालिबन आज 9 बजे शब में उनकी फ़्लाइट है। आलिया हाथ पैर समेट कर सीधी होकर बैठ गई और निगाहें झुकाकर कुछ सोचने लगी। उसी असना बेगम अख्तर हुसैन यानी आलिया की दादी जान हाथ में तस्वीर लिए अंदर दाखिल हुई। शौहर को सलाम किया और उनके बाएं पहलू में बैठ गई तो आलिया फुर्ती से उठती हुई बोली, दादी जान, मैं आपके लिए चाय लेकर अभी आती हूँ। वो तेज़ी से बाहर चली गई तो मोहतरमा बड़बड़ाई, मुआलिजीन की हिदायत के मुताबिक चूल्हा स्टोव वगैरह से जितना दूर रहने की ताकीद करती हूँ, ये लड़की उतनी ही लापरवाही करती है। आखिर ये भी तो औरत है ना बेगम।
जिम्मेदारियों का एहसास इसे मजबूर कर देता होगा। अपने अल्फाज के साथ ही वो सोफ़ा से उठकर खूंटी से पाजामा उतारा और पहनने लगे तो बेगम ने पूछा, अभी कहीं जाएंगे क्या? हाँ, एक क्लाइंट के घर जाना है। उसी आसना आलिया चाय लेकर आ गई। उसके चेहरे पर अफसुर्दगी छाई थी। मोहतरमा ने चाय का कप हाथ में लेते हुए कहा, क्या बात है, मेरी रानी पोती का चेहरा उदास क्यों है? दरमियान में अख्तर हुसैन बोले, अच्छा तो मैं चलता हूँ। दादी पोती कोई जवाब दिए बगैर उन्हें देखती रही और वो बाहर निकल गए। तब आलिया ने छोटे सरकार के विलायत जाने का जिक्र छेड़ दिया था। बहरहाल उधर प्राइवेट नर्सिंग होम पर 8 बजते बजते इब्राहिम सरकार, इस्माइल सरकार, दोनों बेगमात, चंद मुलाजमीन और दीपा उसकी माँ और पिता वीरेंद्र थापा सभी पहुंच गए थे। सबों ने अख्तर हुसैन को वहाँ मौजूद पाया था, बल्कि अख्तर हुसैन साहब ने ही सबों को बताया, छोटे सरकार ने कई बार हिचकियाँ ली है। डॉक्टरों के मुताबिक मुमकिन है अब ये जल्द ही होश में आ जाएंगे। दोनों बेगमात व दीपा अंदर वार्ड रूम में जाकर बैठ गई थी। बाकी तमाम लोग तश्करान को एक नज़र देखने के बाद बाहर लगी कुर्सियों पर आकर बैठ गए थे। सभी मर्दों खातीन काफ़ी बेचैन थे। तकरीबन सुबह के 9 बजे मुख्तलिफ रिक्शों पर सवार बदरुद्दीन, उसकी माँ हुसना बेगम, बीवी नूर आयशा, उसकी बहन कुरैशा बानो, इरफाना बेगम, पड़ोसन सलमा खातून और एक रिक्शा पर 2 नकाब पोश लड़कियाँ कनीज़ व कशिश आकर रिक्शा से उतरी। अपनी साइकिल से कामरान अली अहमद भी पीछे पीछे पहुंच गया। सभी आगे बढ़कर इब्राहिम सरकार को बाअदब तस्लीमात अर्ज करने लगे। अंदर बैठी दोनों बेगमात उस छोटे से काफिला को देखकर वार्ड रूम के गेट पर आकर खड़ी हो गईं। इब्राहिम सरकार बदरुद्दीन की जानिब देखते हुए बोले, बदरुद्दीन, एक खातून इरफाना व नौजवान कामरान अली अहमद के अलावा मैं बाकिया किसी भी खातिन से आशना नहीं हूँ। ताहम छोटे सरकार की हमदर्दी में तशरीफ़ लाने वाली इन सभी खातिन का मैं शुक्रगुजार हूँ। तब बदरुद्दीन ने सबों का तारुफ देना शुरू किया। हुजूर, ये मेरी वालदा हैं हुसना बेगम, ये मेरी बीबी नूर आयशा बानो, ये इसकी बहन मुसामात कुरैशा बानो, ये है जमीला बेगम की पड़ोसन सलमा भी, और ये कनीज़ फातिमा और दूसरी लड़की कशिश बानो है हुजूर। कनीज़ ने बेख्तियार होकर जो ही अपना नकाब हटाया, सबों ने देखा कमल सा खिला हुआ उसका चेहरा आंसुओं से तर था। कनीज़ की निगाहें एक लख्त इब्राहिम सरकार के चेहरे पर जमी थीं, जबकि इब्राहिम सरकार की निगाहें भी दोनों लड़कियों के चेहरे पर सरगर्दा थीं। कशिश भी अब बेनकाब हो चुकी थी। बेगम इब्राहिम यकायक बड़बड़ा उठी, अल्हम्दुलिल्लाह, यही है वो कुदरत की हसीन शाहकार। और अपने अल्फाज के साथ ही वो आंखें फाड़े कनीज़ की जानिब इस तरह बढ़ी जैसे वो खला में उड़ रही हो। मगर इस्माइल सरकार एक झटके से कुर्सी छोड़कर उठे और गरजदार आवाज़ में बोले, अम्मी जान, आप होश में तो हैं? खुदारा अपने थके हुए हाथ पाँव समेट कर अपने पोते के करीब जाकर बैठ जाएं, जिनका मुहाफिज सिर्फ अल्लाह है। बेशक, जवाबन इब्राहिम सरकार की गरजदार आवाज़ गूंजी। वो उठकर खड़े हो गए तो डॉक्टरों की टीम व स्टाफ का हर कंपाउंडर व नर्स करीब सिमट आए। उन्होंने मजीद कहा, बिलाशुबा तश्करान इब्राहिमी का निगहबान व मुहाफिज अल्लाह है बेटे इस्माइल सरकार, लेकिन अल्लाह के नज़दीक उसके बंदों की दुआएं और हमदर्दियाँ भी कुछ मानी रखती हैं। मुझे एहसास होता है कि तश्करान इब्राहिमी की लाजवाल मोहब्बत किसी नफ्सियाती जज्बे की कतई हामिल नहीं थी, बल्कि ये कुदरती अमल है। नुत्फ़े की हकीकत क्या है ये खुदा ही बेहतर जानता है, मगर कुदरत की ये हसीन तख्लीक यकीनन पाकीज़ा और मुक़द्दस है, जो इसके बेदाग व पुरनूर चेहरे से मुकम्मल तौर पर वाज़ेह है। चुनांचे वो सर उठाकर छत को घूरते हुए मज़ीद बोले, काश जमीला बेगम का दावा गलत होता।
ये सुनकर बदरुद्दीन, इरफाना बेगम, सलमा खातून, कुरैशा, नूर आयशा, हुस्ना बेगम व कामरान गोया सबों ने मानीखेज निगाहों से एक दूसरे को देखा और तकरीबन सबों के चेहरे खिल उठे। इब्राहिम सरकार 2 कदम आगे बढ़कर कनीज और कशिश के करीब रुकते हुए बोले, जाइए, आप सभी अपने छोटे सरकार को देख लीजिए जो अपने दर्द व कर्ब से जंग लड़ रहे हैं। इतना सुनना था कि कनीज ने बेकाबू होकर अपने दोनों हाथों से उनका फौलादी बाजू थाम लिया और उस पर सर टिकाते हुए फूट फूट कर रोने लगी। कशिश, कुरैशा और इरफाना उसे संभालने लगी। उसी असना वार्ड रूम से तशकरान की आह बुलंद हुई। हॉस्पिटल स्टाफ जो बाहरी मनाजिर में खोए थे लपक कर अंदर गए और ऑक्सीजन के आलात उसके नाक मुंह से हटाने लगे। वहाँ मौजूद सभी मर्दो खातीन अंदर चले गए। तशकरान ने कर्ब आमेज अंगड़ाई ली और आहिस्तगी से आंखें खोलकर हैरत से इधर उधर देखते हुए अपने सर पर हाथ रखा जो बैंडेज और पट्टियों से जकड़ा था। चुनांचे वो झटके से उठते हुए बड़बड़ाया, आह, ओह, पता नहीं मैं कहाँ हूँ, ये चोट कैसे लगी है। उसके अल्फाज सुनते ही डॉक्टर्स, कंपाउंडर और नर्सों के चेहरे लटक गए। बाकिया लोगों ने गालिबन कुछ समझा, कुछ ने नहीं समझा। लिहाजा मसव्वरा बेगम तड़प कर उसके सामने चली गईं और उसके गालों को हथेली से सहलाते हुए गुलगुल लहजे में बोली, अब कैसी तबीयत है मेरे लाल, सर में दर्द हो रहा होगा ना। तशकरान लाजवाब होकर सिर्फ हैरत से माँ का चेहरा देखे जा रहा था। उसकी आंखों में वीरानी छाई थी। इब्राहिम सरकार के पहलू में खड़े सीनियर डॉक्टर ने सरगोशी की, हुजूर, तशकरान इब्राहिमी अगरचे खतरे से पूरी तरह बाहर हैं, लेकिन अफसोस है कि इन्होंने फिलहाल अपनी याददाश्त खो दी है। कनीज अपने सर को दोनों हाथों से थामकर चीख पड़ी, या अल्लाह, ये तूने क्या कर दिया खुदाया, मैं जीते जी मर जाऊंगी। तशकरान ने चौंकते हुए एक लम्हा इन्हमाक से उसे देखा और मजीद आहिस्तगी से लेट गया। अख्तर हुसैन अलग ही अपने दोनों हाथ सर पर रखकर उकड़ू बैठ गए थे। सबों को बरकी कुवत से भी खतरनाक झटका लगा था। इब्राहिम सरकार व इस्माइल सरकार के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। कनीज को नूर आयशा ने बाहों में ले लिया था और अपने आंचल से उसका मुंह दबाए हुए थी। पूरा माहौल सोगवार हो उठा था। बेचारी साजदा खातून को कुछ भी समझ में नहीं आया था। गालिबन इसी तरह की कैफियत मसव्वरा बेगम की भी थी। दोनों सास बहुएं सबों का मुंह तके जा रही थीं। कनीज की मौजूदा कैफियत से उन्हें सदमा हो रहा था, क्योंकि मुस्तकबिल में पेश आने वाले हालात से कतई बेखबर थीं। वो आहिस्तगी से इब्राहिम सरकार के सामने आ गईं और नहायत मासूमियत से पूछा, सरताज, अपने छोटे सरकार पहले की तरह कब से प्यारी प्यारी बातें करने लगेंगे। इब्राहिम सरकार की निगाहें झुक गईं और उन्होंने बस इतना कहा, अल्लाह आलम बिसवाब। मगर क्यों सरताज, मैं कुछ समझी नहीं। साजदा खातून रुहासी हो गई थी, लिहाजा उन्होंने उस मासूम जमींदार ज़ादी के शाने पर अपना जमींदार ज़ादी के शाने पर अपना बाजू फैलाते हुए अपने बिल्कुल करीब कर लिया, जिसे अपने बावकार शौहर की बेदाग मोहब्बत के ज़ेर साए अपने लख्त जिगर इस्माइल सरकार के लिए अथाह ममता और अकलौते पोते के लिए बेपनाह शफकत व हमदर्दी संजोने के सिवा कुछ भी मालूम न था। वो उस वक्त सर उठाकर अपने मेहरबान शौहर की आंखों में आंखें डाले जवाब की मुंतज़िर थी कि इब्राहिम सरकार ज़ब्त के बावजूद रूधी आवाज़ में बोले, बेगम, आपके छोटे सरकार अपनी पिछली ज़िंदगी को भूल चुके हैं। फिर क्या था, वो अपना सर उनकी छाती पर रगड़ती हुई फूट फूट कर रोने लगी। उधर बेटा के पहलू में फर्श पर
उधर बेटा के पहलू में फर्श पर बैठी हुई मसव्वेरा बेगम औंधी होकर फपक पड़ी तो दूसरी जानिब कुरैशा व नूरैशा कनीज को और इरफाना व सलमा खातून कशिश को लेकर वार्ड रूम के बाहर चली गई। बड़ा ही अलमनाक मंजर था। ऐसे में डॉक्टर रागिनी द्विवेदी और डॉक्टर सिन्हा हिम्मत करके सबों को समझाने और तसल्ली दिलाने लगे थे ताकि उन लोगों को कुछ सुकून मिल सके। ऐसे हालात में तस्करान किसी बेजान बुत की तरह खामोशी के साथ सबों को देखता रहा और फिर पलकें बंद कर ली, किसी थके हुए राहगीर की तरह। उसके बाद रफ्ता रफ्ता माहौल एतदाल पर आने लगा। हजरत इब्राहिम सरकार ने अपनी बेगम को सोफे पर बैठा दिया और हनोज सर पर हाथ रखकर जमीन पर बैठे अख्तर हुसैन के करीब जाकर उनका हाथ पकड़ते हुए बोले, चलो दोस्त, हम बाहर बैठते हैं। मुझे यकीन है अल्लाह जो भी करेगा अच्छा ही होगा। और शाना बशाना बाहर निकले तो बदरुद्दीन व सभी खातीन बाहर मौजूद थीं। उन्होंने सबों पर ताराना निगाह डाला। कनीज एक सतून के सहारे निढाल सी खड़ी सिसक रही थी। उन्होंने सोगवार कशिश को हाथ के इशारे से करीब बुलाया तो वो तकरीबन उछल पड़ी। दुपट्टा से अपना गीला चेहरा पोंछती हुई करीब गई तो वो नर्म लहजे में बोले, बेटी, अल्लाह का कोई भी फेल मसलहत से खाली नहीं होता। तुम कनीज को लेकर घर चली जाओ। जब तक छोटे सरकार की याददाश्त और तुम्हारी खाला जमीला बेगम वापस नहीं आ जाती, इसका मुकम्मल ख्याल रखना। मैं आज वहां आकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा और दरखास्त करूंगा कि वो जहां भी हो उसे वापस लाई जाए। दूसरी बात यह कि उस कमबख्त ने तुम लोगों के लिए घर में कुछ खर्च छोड़ा भी है या नहीं, बदरुद्दीन की मार्फत खबर करना। 10-20 हज़ार रुपये भिजवा दूंगा। ये सुनकर कशिश फपक पड़ी और हथेली से अपने होंठों को दबाकर रोने लगी। इब्राहिम सरकार बखूबी उसके जज्बात को समझ रहे थे। उन्होंने नज़र के इशारे से इरफाना को करीब बुलाया तो वो फुर्ती से आकर कशिश को संभाल ली। उस वक्त महज कनीज ही नहीं, सभी अपना अपना मुंह फाड़े इब्राहिम सरकार को ही देख रहे थे। उन सबों के दिमाग में कुछ मर्द व खातीन के कहे हुए अल्फाज गूंज रहे थे कि इब्राहिम सरकार नहायत जलाली किस्म के सख्त मिजाज इंसान हैं, मगर इसके बरक्स सबों को उनका दिलो दिमाग मोम से भी ज़्यादा नर्म मालूम हो रहा था, जिसमें सखावत की दरिया रवा थी। बारसूरत तकरीबन 12 बजे तस्करान आहिस्तगी से उठ बैठा। कंपाउंडर के पूछने पर उसने बैतुल खला जाने की ख्वाहिश जाहिर की, जिससे फारिग होकर नर्स ने हाथ मुंह धुलाया और कुछ खाने की बाबत पूछा तो उसे पाव के साथ बकरे का शोरवा खिलाया गया। डॉक्टरों ने इब्राहिम सरकार, इस्माइल सरकार, अख्तर हुसैन दोनों बेगमात हवेलियों के मुलाजमीन व मुलाजमाएँ और खैरखाहों की परेशानियों के सबब आपस में मशवरा करके तस्करान इब्राहिमी को हवेली पर मुंतकिल करने की इजाज़त दे दी। एक्सपर्ट नर्स व कंपाउंडर की सुबह शाम हवेली पर जाकर उसे दवाएं खिलाने और इंजेक्शन लगाने की ड्यूटी मुकर्रर कर दी गई। रोज़ाना दोपहर के वक्त डॉक्टर रागिनी द्विवेदी ने अपनी ड्यूटी मुकर्रर कर ली। चुनांचे दीगर डॉक्टर्स ने भी वक्तन फवक्तन आना जाना जारी रखा और ऐसा उन लोगों ने अपनी ड्यूटी समझकर नहीं किया, बल्कि ये सिर्फ बैरिस्टर तस्करान व जनाब इब्राहिमी ख़ानदान से मोहब्बत व हमदर्दी का जज्बा था। हॉस्पिटल के अरकान ने जो कुछ कभी नहीं चखा होगा वो इब्राहिम सरकार की दस्तरखान पर उन्हें मैसर हुआ। कामरान अली अहमद और टैक्सी ड्राइवर अफजल अंसारी की आमदोरफ्त भी जारी रही थी और अख्तर हुसैन साहब की तो बात ही नहीं की जाए। उनकी निगाहों में तो जो मर्तबा तस्करान इब्राहिमी का था वो खुद उनके अपने बेटे पोतों का भी नहीं था। बारसूरत तस्करान भले ही अपनी याददाश्त खो चुका था, मगर आलीशान हवेली में आकर भी उसके मौजूदा हालात में कोई फ़र्क नहीं पड़ा था।
वो लोगों की निगाहों से बचकर हवेली की हर शय को अजनबी की तरह देखता और उसका जायजा लेता रहा। उसकी नानिहाल में उसकी वालदा ने खबर कर दी थी। बहरसूरत वहाँ से उसके सभी मामू ममानियाँ और उनके शादीशुदा व गैर शादीशुदा तमाम बेटे बेटियाँ और ख़ासकर उसकी नानी जो बरूए सेहत बहयात थी, रोती सिसकती हुई हवेली पर आ गई थी। सभी खातीन व लड़कियाँ आहविला मचाती हुई तशकरान के कमरे में दाखिल हुई और उसकी बलाएँ लेने लगीं, और नानी जान तो उसे दबोचते हुए गले लगकर ज़ारो कतार रोने लगी, मगर वो था कि किसी बेजान बुत की तरह बिल्कुल खामोश था। सारी खातीन व लड़कियां उसे तरह तरह की बातों से बहलाने की कोशिश में मसरूफ़ रहीं, मगर वो फर्श से नीचे पांव लटकाए खामोश बैठा रहा। वाज़े हो के हवेली पर आने के बाद हर अक़दाम पर उसकी माँ, दादी और अब्बा हुजूर उसकी हर चीज़ की याद दिलाने की कोशिश करते रहे, मगर वो बिल्कुल बेनियाज था, जैसे इन सब बातों में उसकी ज़र्रा बराबर दिलचस्पी न हो। हवेली पर आने के बाद वो शाम 8वें दिन की शाम थी जब डॉक्टर रागनी द्विवेदी एक नर्स के साथ आ पहुंची, क्योंकि उन्हें तशकरान के सर में लगे टाँके काटनी थी। लंबे चौड़े सहन में मुख्तलिफ सोफ़ों पर इब्राहिम सरकार, इस्माइल सरकार और अख्तर हुसैन साहब किसी अहम मौजू पर महुए गुफ्तगू थे। बदरुद्दीन मामूल की तरह बड़े सरकार के कदमों से लगा बैठा था, चुनांचे डॉक्टर व नर्स वहीं रुक गईं। कमरुद्दीन अंदर जाकर बोला, छोटे सरकार को डॉक्टर मैडम याद कर रही है। तशकरान आहिस्तगी से उठा और सबों की भीड़ से बाहर जाने लगा तो सारे लोगों का काफिला भी उसके ताक़ुब में हो लिया। खातीन व लड़कियां तो सदर गेट पर ही रुक गईं, मगर तीनों मामू और बड़े छोटे मामूजाद भाइयों ने बाहर निकले तो इब्राहिम सरकार के इशारा करते ही अलग अलग कुर्सियां संभाल कर बैठ गए। डॉक्टर मोहतरमा ने तशकरान को प्यार से ऊंची कुर्सी पर बैठा दिया और चंद लम्हों में ही टाँके काट दिए। ज़ख्म तकरीबन खुश्क हो चुका था, बावजूद इसके दवा लगे हुए कार्टन से नर्स ने उसे साफ़ किया और मरहम लगाकर ऊपर से कोई मेडिकेटेड पाउडर का दबीज छिड़काव कर दिया। डॉक्टर रागनी ने कहा, अब बाबू के सर में पट्टी बांधने या बैंडेज करने की कतई ज़रूरत नहीं है। इब्राहिम सरकार ने उसका शुक्रिया अदा किया। फिर चाय का दौर चला, मगर तशकरान खामोशी था और भीड़ से अलग सहन में किसी खामोश पागल की तरह दुनिया जहान से बेनियाज टहलने लगा था। डॉक्टर के जाने के बाद इस्माइल अंदर चले गए तो बदरुद्दीन भी उठ कर खड़ा हो गया। बोला, हुजूर अब मैं भी चलता हूँ। इब्राहिम सरकार ने पूछा, कशिश वगैरह से मुलाकात होती है ना बदरुद्दीन? वो फ़ौरन बोला, जी हाँ सरकार, सुबह शाम मुलाकात होती है ना। रो रो कर दोनों लड़कियां मरने पर कमर बस्ता हैं। एक लम्हा के तवक्कुफ़ के बाद उन्होंने फिर पूछा, अपनी किसी ज़रूरियात का जिक्र नहीं किया उन लोगों ने? जी, वो कह रही थी कि अखराजात के लायक रुपए पैसे उसके पास मौजूद हैं। वैसे जमीला बेगम फूटी कौड़ी भी छोड़ कर नहीं गई है। कुछ ऐसा ही एहसास मुझे भी था। वैसे उन लोगों का ध्यान रखना, जाओ। चुनांचे वो सलाम करके इनमाक से तशकरान की जानिब देखा और आहिस्तगी से सहन के जीने उतरने लगा। वो सुबह शाम कशिश, कनीज़, इरफाना, कुरैशा और अपनी माँ बीवी को छोटे सरकार की हालत व कैफियत से आगाह करता रहता था, मगर सबों को कनीज़ की शदीद फिक्र लाग थी। अल्लाह जाने दोनों की मोहब्बत का अंजाम क्या होने वाला था। यही तरद्दुद सबों को डसता रहता था। बहरसूरत पेश आने वाले हादसा के बाद की 21वीं रात थी। आने वाले 22वें दिन उसकी नानिहाल से आए हुए तमाम रिश्तेदार न चाहते हुए भी वापस जाने वाले थे। सिर्फ तशकरान की नानी ही अपने नवासा के पास रुकने वाली थी, मगर सबों का दिल दिमाग तशकरान की खामोश तबीयत के सबब गैर आसूदा था। किसी को ज़रा भी एहसास नहीं हो रहा था कि तशकरान उनके सामने उनकी कुर्बत में मौजूद है। इस कदर अजनबियत थी। वैसे अब सेहत के एतबार से वो काफ़ी हद तक चुस्त दुरुस्त हो चुका था। बुलंद चेहरा,
बुलंद चेहरे पर फैली सुर्खियां पहले से ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं थीं। सिर्फ याददाश्त खोने के सबब लोगों की परेशानियां कायम थीं, वरना सब कुछ एतदाल पर था। उस वक्त रात के 10 बज रहे थे। तशकरान के कमरे में अंदर से बाहर तक उसके वालिदैन, दादा दादी और रिश्तेदार भरे थे। अख्तर हुसैन और बदरुद्दीन भी वहाँ मौजूद थे। तशकरान लुंगी और लंबे स्लीपिंग गाउन में फर्श से नीचे पांव लटकाए बैठा था। उसके चेहरे पर हैरत और बेचैनी के आसार नुमाया थे। उसके वालिदैन और दादा दादी व चंद रिश्तेदार एक बार फिर उसे बचपन से लेकर अब तक की बातें याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे। अगर कोई जिक्र नहीं था तो बस कनीज़ और उसकी मोहब्बत का। इब्राहिम सरकार कुर्सी से उठते हुए बोले, बेटे आप एक कामयाब बैरिस्टर हैं, मुजफ्फरपुर कोर्ट में आपकी तूती बोलती है। इन्हें देखिए, ये है मेरे दोस्त अख्तर हुसैन, सीनियर वकील हैं और इनके ही तवस्सुत से आपने अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी। तशकरान सबों का रोना गाना और तरह तरह की बातें सुनते सुनते अचानक फर्श से उतरकर पिछवाड़े की जानिब खुलने वाली खिड़की के करीब जाकर खड़ा हो गया। बाहर अंधेरे उजाले की कैफियत थी और दूर दूर तक फैले कंपाउंड में अमरूद, लीची, आम, नारियल और दीगर अनवाओ अक़साम के फलों के बागात थे। इब्राहिम सरकार कुर्सी से उठे तो बैठे हुए तमाम लोग भी उठकर खड़े हो गए और सबों की निगाहें तशकरान की जानिब ही लगी थी। उसी पल वो मुड़कर अपने वालिदैन और दादा दादी की जानिब देखते हुए बोला, आप लोगों की बातों में कितनी सच्चाई है मुझे नहीं मालूम। मैं ये भी नहीं जानता कि ये हवेली किसकी है और न ही पूरे वसूख से तमाम बातों को तस्लीम कर पा रहा हूँ कि वाकई मैं आप लोगों की औलाद हूँ। अगर आप लोगों का दावा दुरुस्त है तो हॉस्पिटल में वो मासूम गमज़दा लड़की कौन थी जिसे चंद खातीन ज़बरदस्ती मेरी निगाहों से हमेशा के लिए दूर ले गईं? अगर मैं आप लोगों के लिए गैर व अजनबी नहीं हूँ तो उस फ़र्ज शनास व बावफा लड़की की हकीकत का जिक्र एक बार भी आप लोगों की ज़ुबान पर क्यों नहीं आया? यकायक इस्माइल ने कहा, ये आप कैसे समझ सकते हैं बेटे, ये आप कैसे कह सकते हैं बेटे कि वो लड़की फ़र्ज शनास व बावफा है? तशकरान ने निगाहें झुकाकर कहा, उसकी बेचैनी, उसका ज़ारो क़तार रोना और उसकी आह वीला ये एहसास दिलाने के लिए क्या काफ़ी नहीं कि मेरे साथ उसका कोई गहरा ताल्लुक़ रहा है? जवाबन उसकी माँ बिलक कर रोती हुई उसके सामने आ गई। ऐसी कोई बातें नहीं है बेटे, यकीन कीजिए हालात ही कुछ अजीब हैं। तशकरान माँ की आंखों में आंखें डालकर बोला, मैं उसी हालात की तह तक पहुँचना चाहता हूँ ताकि समझ सकूँ कि मामला क्या है। अगर नहीं तो फिर समझूंगा कि मैं किसी मंसूबाबंद साजिश का शिकार हुआ हूँ। मुझे जानबूझकर बीमार बनाया गया है ताकि किसी से छीनकर मसव्वरा बेगम मुंह फाड़ कर रोने लगी। नहीं मेरे लाल, ये सच नहीं है। आप किसी भी साजिश के शिकार नहीं हुए। ये हमारे मुकद्दर की गर्दिश और वक्त की सितम ज़रीफ़ी है। वो बुरी तरह सिसकने लगी तो तशकरान परेशान कैफियत में गुमसुम खड़े व इब्राहिम सरकार के सामने आकर बुझे लहजे में बोला, जनाब आप एक बुजुर्ग हस्ती हैं, तमाम लोगों में अजीम व बावकार शख्सियत के मालिक और बिलाशुबा मेरे लिए बेइंतहा मोहब्बत व शफ़क़त भी रखते हैं। आपका दावा है कि मैं आपका इकलौता पोता हूँ। अगर वाकई ये सच है तो अपना जुमला अधूरा छोड़कर वो फटी फटी आंखों से इब्राहिम सरकार का चेहरा देखने लगा। उनकी आंखें बेतहासा बरसने लगी थी और आंसुओं के मोटे मोटे कतरात उनकी पलकों से टूटकर लंबी सफ़ेद दाढ़ी पर रेंगने लगे थे। वो फ़ौरन रुख बदलकर इस्तराबी कैफियत में बड़बड़ाया, मुझे माफ़ कर दें, आप सभी लोग ठीक कहते हैं, शायद मेरा ही ज़हनी तवाज़न दुरुस्त नहीं है। अपने अल्फाज के साथ ही वो तेज़ी से बाहर निकल गया और लंबे चौड़े दरवाजे पर जाकर बेचैनी से टहलने लगा था। कंपाउंड के अंदर ही सर्वेंट क्वार्टर के गेट पर खामोश उदास
वीरेंद्र थापा अपनी बीवी और गम से निढाल बेटी दीपा के साथ ज़मीन पर बैठा बेबसी से अपने खो चुके छोटे सरकार को देख रहा था। बहरहाल यहाँ कहानी कनीज़ की 31वीं किस्त मुकम्मल हुई। बाकी आइंदा इंशाअल्लाह रहमान। अस्सलामु अलैकुम।